Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about anemia, very important topic for नौसिट, right? So anemia हम total जितने भी anemia types of anemia सारे cover करने वाले हैं with management and the bus point basically जो exam में नौसिट में पूछे जाते हैं, ठीक है? So anemia अगर हम बोले what is anemia, what do you mean by anemia? So anemia basically क्या है? that is the RBC जो हमारे RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन है, दैट इज द डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स एंड द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ओके, दैट इज नोन एज बेसिकली अनीमिया, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू एज एंड द सेक्स, सो लाइक पर्टिकुलर एज ग्रुप का, पर्टिकुलर सेक्स का अलग अलग आरबीसी अलग अलग हीमोग्लोबिन होता है. सो डिक्रीज इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट इन द ब्लड इज नॉन एज अनीमिया. हिमेटोक्रिट क्या होता है? हिमेटोक्रिट होता है परसेंटेज ऑफ आरबीसी, ठीक है? सो बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड में दो चीजें होती है. बेसिकली फर्स्ट हमारा प्लाज्मा होता है, सबको पता है 55% अप्रोक्स प्लाज्मा होता है एंड बाकी कितने होते हैं? 45% अप्रोक्स सेल्स होते हैं. प्लाज्मा बोले तो हमारे लाइक प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर हो गया, ये सारे प्लाज्मा में आ जाते हैं, ठीक है ना? सेल्स बोले तो सेल्स में हमारे लाइक आरबीसी हो गया, है ना, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गए, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, प्लेटलेट्स, ये सारे हमारे सेल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है? ये बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर होता है. सो ब्लड में आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की कमी को हम अनीमिया बोलते हैं, ठीक है? सो अनीमिया इज डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन एंड और हिमेटोक्रिट वैल्यूज रिजल्टिंग इन, ऑफ कोर्स देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, आप सबको पता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में है, ठीक है? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन एंड ये टिश्यू के पास लेके जाएगा एंड टिश्यू क्या करेगी? सेल्स टिश्यू क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ठीक है ना? सो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा? वो प्रॉपर ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर टिश्यू तक पहुंच नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन तक प्रॉपर टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से आपको ऐसे वीकनेस, है ना, कंफ्यूजन, ऐसे डिजीनेस सा, टायर्डनेस सा, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है ना? सो ये सारी चीजें होती है. सो हमने क्या बोला? हमने बोला कि आरबीसी कमी होने की वजह से, हीमोग्लोबिन कमी की वजह से, ठीक है ना, एंड हिमेटोक्रिट. तो ऑफ कोर्स वी शुड नो कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है. आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और हिमेटोक्रिट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, एंड ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना? सो अगर हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, तो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है. सो मेल में इसका जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज अप्रोक्स, देखो लेफ्ट टू लेफ्ट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है. सो अप्रोक्स क्या होता है? 4.5 टू 6.2 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन पर मिलियन क्यूब जो है वो नॉर्मल वैल्यू है ऑफ आरबीसी, ठीक है ना? आरबीसी का नॉर्मल कितना है? 4.5 टू 6.2 एंड फीमेल में कितना होता है? 4.2 से 5.5 होता है, थोड़ा कम होता है फीमेल में, ठीक है ना? तो दैट इज द आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू है. अगर हम हिमेटोक्रिट की बोले, ये वैल्यू आपको याद करना है. अगर हिमेटोक्रिट की बात करें तो हिमेटोक्रिट कितना होता है? 40 मान लो, 40 टू 50% होता है इन मेल में एंड फीमेल में कितना होता है? 35, थोड़ा कम, 35 से अप्रोक्स 45% होता है फीमेल में, ठीक है? तो इससे कम होगा तो उसको हम अनीमिया बोलेंगे. एंड ऐसे ही अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू WHO कट ऑफ वैल्यू क्या है? एडल्ट मैन में अगर लेस देन 13 होगा तो उसको हम अनीमिक बोलेंगे. अगर एडल्ट मेल में अगर लेस देन 13 ग्राम पर डी अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम उसको अनीमिक बोलेंगे. ऐसे ही अगर वुमेन में, एडल्ट वुमेन में अगर लेस देन 12 होगा तो अनीमिक बोलेंगे. प्रेग्नेंट में थोड़ा सा वैल्यू और कम हो जाता है, 11, अगर लेस देन 11 होता है तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं अनीमिक, बेसिकली क्योंकि वो डाइल्यूशन, फिजियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा वैल्यू कम माना जाता है, ठीक है ना? चिल्ड्रन में 6 टू 59 मंथ ऑफ एज में लेस देन 11 को माना जाएगा अनीमिया. चिल्ड्रन में 5 टू 11 ईयर्स को लेस देन 11.5 ग्राम पर डीएल को माना जाएगा एनीमिक एंड चिल्ड्रन 2 टू 14 ईयर्स को लेस देन 12 को माना जाएगा, ठीक है ना? सो ये वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नॉसिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? सो ये आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली अनीमिया कब डिस्क्राइब करेंगे, इन एडल्ट मेल में, वुमेन में,
प्रेग्नेंट वुमेन में, है ना, बच्चों में, तो ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन आना चाहिए, ये आपको नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना तो हमने पढ़ लिया, बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, अनीमिया के बारे में। क्या अनीमिया में बेसिकली क्या होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब ये कम क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो बेस्ड ऑन दैट जो अनीमिया है ना, उसका क्लासिफिकेशन या तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, एंड क्लिनिकल पिक्चर के बेसिस पे होती है। और सारे क्लासिफिकेशन है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि सेल का साइज छोटा है या बड़ा है, सेल का साइज। अब सेल का साइज का मतलब है आरबीसी का साइज, है ना, आरबीसी का साइज, एंड कलर, ठीक है ना, कलर। तो साइज एंड कलर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी के बेस पे। सो कलर मतलब कि बेसिकली हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो कलर थोड़ा पेल होगा, है ना, सो वैसे होगा। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रो मतलब कि स्मॉल, तो मतलब इसमें क्या होगा, आरबीसी तो है, नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है, बट आरबीसी की जो साइज है वो छोटी हो गई है, ठीक है ना। सो आरबीसी का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, दैट इज द माइक्रोसाइटिक, माइक्रो सेल स्मॉल है। हाइपोक्रोमिक मतलब कि कलर कम है, तो कलर कम क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन की कम की वजह से कलर क्या है, पेल है। सो माइक्रोसाइटिक मतलब कि सेल की साइज छोटी है, हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन कम है, दैट इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। एंड जिसका एग्जांपल क्या है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मोस्ट कॉमन अनीमिया होता है। एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या होता है, जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, आरबीसी की साइज छोटी होती है, एंड हीमोग्लोबिन भी कम होता है। सो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है। एंड दूसरा हमारा थैलेसीमिया हो गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा हमारा है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मतलब यहाँ पे सेल नॉर्मल है, सेल का जो साइज होता है वो नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है, मतलब कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है। एंड ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर कम है, क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गई है। साइज एंड कलर इज नॉर्मल, ओनली क्वांटिटी कम है, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया है, या फिर ब्लड का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया, लाइक हीमोलाइसिस हो गया बॉडी में, है ना, बिकॉज ऑफ द हीमोलाइसिस एंड बिकॉज ऑफ द ए प्लास्टिक अनीमिया। अगर ब्लड ही नहीं बन रहा है, अगर आरबीसी ही नहीं बन रहा है, तो ऑफकोर्स कम ही होंगे, है ना। सो दैट इज द नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मतलब कि सेल का साइज सही है, कलर सही है, बेसिकली क्वांटिटी ही कम है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। सो मैक्रोसिटिक में क्या होता है, सेल बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। लार्ज क्यों है, क्योंकि प्रॉपर वो डिवाइड नहीं हो पाया है ना, आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन। सो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाया, तो सेल का साइज क्या है, लार्ज है, कलर नॉर्मल, हीमोग्लोबिन सही है, ठीक है ना। वो हमारा होता है बेसिकली मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया में और परनीसियस अनीमिया में। वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। एंड बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर, लाइक हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है, परनीसियस अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया एंड हीमोलाइटिक अनीमिया है। ये सब कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, दैट इज द कि ये जो ब्लड कैसे फॉर्म होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, आपको अनीमिया का जो मेन रूट है, जो कॉज है, वही समझ नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है हिमेटोपोइसिस। सबको पता है, ये बच्चों को पता है, ठीक है ना। हिमेटोपोइसिस इज द ब्लड फॉर्मेशन। अब ये हिमेटोपोइसिस होता कहाँ है, ये हिमेटोपोइसिस होता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन। जो हमारे लार्ज बोन होते हैं ना, लार्ज बोन के रेड बोन मैरो में होता है। लार्ज बोन बोले तो ये साइड पता होना चाहिए आपको। लार्ज बोन बोले तो जैसे कि ऐसे याद करो, स्टर्नम हो गया, ठीक है, क्लेविकल हो गया, ठीक है, स्टर्नम हो गया, क्लेविकल हो गया, ठीक है ना, रिब्स हो गए, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं, वर्टिब्री हो गया, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं, ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस बोन लार्ज है ना, ठीक है, फीमर हो गया, ठीक है, इलियक क्रेस्ट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ के जो रेड बोन मैरो होता है ना, वहां पे हिमेटोपोइसिस होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इलियक क्रेस्ट हो गया।
तो कैसे फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में ना स्टेम सेल होता है, एक स्टेम सेल होता है, बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं। स्टेम सेल होता है जिसको बोला जाता है प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक सेल्स। ये जो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक सेल स्टेम सेल होते हैं ना, वो बेसिकली दो में डिवाइड हो जाता है, माइलॉइड स्टेम सेल में, माइलॉइड स्टेम सेल में हो जाता है डिवाइड, और हमारा लिम्फोसाइट लिम्फॉइड स्टेम सेल में बेसिकली डिवाइड हो जाता है। तो ये स्टेम सेल था यहाँ पे रेड बोन मैरो में स्टेम सेल था, एंड ये स्टेम सेल माइलॉइड स्टेम सेल में और लिम्फॉइड स्टेम सेल में डिवाइड हो गया। माइलॉइड स्टेम सेल से तीन वो हमारे लाइक आरबीसी बन जाएगा, डब्ल्यूबीसी बन जाएगा और हमारा प्लेटलेट्स बन जाएगा। लिम्फॉइड सेल से हमारा लिम्फोसाइट्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं अनीमिया, तो बेसिकली हम आरबीसी के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। सो आरबीसी बेसिकली किससे बनेगा, राइथ्रोसाइट्स है ना। आरबीसी को किसको बोलेंगे, माइलॉइड स्टेम सेल बेसिकली राइथ्रोसाइट सेल्स में कन्वर्ट होगा। सो राइथ्रोसाइट्स होगा, है ना, राइथ्रोसाइट सेल होंगे। एंड ये जो राइथ्रोसाइट सेल होगा ना, ये सबसे पहले क्या होगा, ये प्रो होगा, प्रो इरेथ्रोसाइट्स होगा। फिर उसके बाद ये अर्ली इरेथ्रोसाइट सेल बनेंगे, फिर लेट इरेथ्रोसाइट सेल बनेंगे, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेटिक्यूलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब प्रॉपर डिवीजन होता रहता है इनका, रेटिक्यूलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद प्रॉपर ये मैच्योर आरबीसी बनेगा, मैच्योर आरबीसी बनेगा। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें लाइक बहुत सारे विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हॉर्मोन्स चाहिए, वो सब कुछ मिलके ये सारा काम करता है। तो बेसिकली स्टेम सेल हुआ, रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो में हमारा स्टेम सेल है, स्टेम सेल से बेसिकली हमारा राइथ्रोसाइट सेल है, वो बेसिकली प्रॉपर डिवाइड होते होते रेटिकुलोसाइट बनेगा एंड देन मैच्योर आरबीसी बनेगा। एंड ये जो मैच्योर होने के लिए बेसिकली हमें विटामिन B12 चाहिए, है ना, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, है ना, ये सारे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो बेसिकली आपको अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से एट द एंड एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन में हमारा हीम है ना, हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम है प्लस ग्लोबिन है, ठीक है। सो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन इज द प्रोटीन है। और हीम बेसिकली हीम किससे बनेगा, आयरन से बनेगा, आयरन से, फेरिटिन से। तो अगर आयरन कम होगा तो ये हीम नहीं बन पाएगा, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, है ना। सो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट द इम्पोर्टेंट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, that is the iron deficiency anemia. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा है कि आयरन की कमी की वजह से, तो बेसिकली हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन है, तो हीम ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है क्योंकि आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा इसमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीम नहीं बन पाएगा, तो हीमोग्लोबिन कम होगा, तो जिसकी वजह से आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो देखने को मिलेगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब कब हो सकता है, या तो आप प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे हो, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, या तो आप प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे हो, या फिर आयरन ले रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, या थर्ड कंडीशन है कि आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड आप कम ले रहे हो। मतलब फर्स्ट में क्या है कि आप ले ही नहीं रहे हो, सेकंड क्या है कि आप ले रहे हो बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एंड थर्ड कंडीशन की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रखी है एंड आप उतनी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हो, है ना। सो ये तीन बेसिकली रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। सो अगर हमने फर्स्ट रीजन हमने क्या बोला कि या तो आप आयरन ले नहीं रहे हो, सो लो आयरन डाइट, है ना, लो आयरन डाइट, आपकी डाइट में आयरन कम है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, हमारा जैगरी हो गया, है ना, ये सब आप कम खाते हो, सो लो आयरन डाइट हो गया, है ना। या फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, जैसे कि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, जैसे कि सीलियक डिजीज हो गया, हुक वर्म इन मैनिफेस्टेशन हो गया, सो ये सारी डिजीज हो गई, ठीक है ना। या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रखी है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, इस टाइम आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उतना आप ले नहीं पा रहे हो, सो इस वजह से। या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जैसे कि ब्लड का लॉस हो रहा है, जैसे कि हैवी मेंसुरेशन है, या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तो लाइक बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, ठीक है ना, क्रोन्स डिजीज है तो बहुत ब्लीड हो रहा है, जीआई ब्लीड से हो रहा है, तो मतलब लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स वेरी सिंपल, सारे एनीमिया में सिम्टम्स सेम ही होगा,
कुछ इंपॉर्टेंट लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन अलग-अलग क्या बोलते हैं एनीमिया में, जो कि मैं आपको बताऊँगी। सिम्टम्स बेसिकली एनीमिया की वजह से क्या होगा? वीकनेस होगा, है ना? वीकनेस हो गया, टायर्डनेस, ऐसे थका-थका फ़ील करेगा, ऐसे कम काम भी करोगे स्टिल आपको इससे थका-थका फ़ील होगा। सो वीकनेस हो गया, टायर्डनेस हो गया, है ना? डिज़ीनेस लगेगा आपको, ठीक है? हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है ना? स्पून शेप नेल हो जाएगा जिसको हम कोइलोनाइचिया बोलेंगे, कोइलोनिचिया बोलेंगे, है ना? ब्रिटल नेल्स हो जाएँगे, ठीक है ना? सो ये सारे सिम्पटम्स देखने को मिलता है इन एनीमिया में, ठीक है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि आयरन रिच डाइट लेनी है। आयरन रिच डाइट लेनी है, सो आयरन रिच डाइट में हमें पेशेंट को बोलना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना वो आयरन रिच होता है, जैगरी हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि कभी भी आयरन रिच डाइट के साथ हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि साथ में आपको विटामिन सी भी लेना है। तो कुछ लाइक सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ऑरेंज हो गया, वो भी लेना है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो क्या करेगा? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। तो जब भी आयरन रिच डाइट लेना है तो विटामिन सी भी साथ-साथ में लेना है। तो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट ये हो गया। एंड पेशेंट अगर नहीं ले पा रहा है आयरन रिच डाइट इतना प्रॉपर वे में एंड पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स मेडिसिन देंगे। तो या तो हम ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं या फिर हम पैरेंटरल दे सकते हैं। मतलब ओरल उसे वो टॉलरेट नहीं हो रहा है तो आईवी या फिर आईएम के थ्रू दे सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आयरन सप्लीमेंट में ओरल की बात करें तो ओरल में हमारा लाइक फेरस सल्फेट आता है, फेरस फ्यूमरेट होता है, फेरस सक्सिनेट होता है, ये सारे ड्रग्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी भी पेशेंट को जब आयरन लेने बोलना है ना तो हमें पेशेंट को बोलना है कि एम्प्टी स्टमक लेना है। खाना खाए हो तो वेट करना है, 1-2 घंटे का वेट करना है, तो एम्प्टी स्टमक लेना है। एंड सेकेंड थिंग क्या बोलना है कि कुछ ऑरेंज जूस विटामिन सी के साथ लेना है ना? ये बताना है। एंड थर्ड थिंग क्या बताना है पेशेंट को कि जब आप आयरन लोगे, आयरन की जब आप टैबलेट लोगे तो आपको ऐसे स्टेनिंग ऑफ टीथ हो सकता है ना? कॉन्स्टिपेशन होगा, नोज़िया, वोमिटिंग लगेगा, ब्लैक कलर स्टूल होगा, तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं आयरन के। तो ये आप साइड इफेक्ट के बारे में आपको अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ओरल आयरन सप्लीमेंट। बट अगर कुछ पेशेंट ओरल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें हम क्या देते हैं? पैरेंटरल देते हैं। तो या तो हम आईवी या फिर आईएम देते हैं। यहाँ पर से बहुत बार नॉसेट में एग्जाम में आ रखा है, क्या आ रखा है कि पैरेंटरल में हम आयरन डेक्स्ट्रान या फिर आयरन सॉर्बिट्रोल या आयरन सुक्रोज देते हैं बेसिकली। देते हैं। तो जो हम आईएम देते हैं ना, इंट्रामस्कुलर देते हैं ना, उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? दैट इज़ द जेट ट्रैक टेक्निक। बाय यूजिंग ऑफ जेट ट्रैक टेक्निक हम इंट्रामस्कुलरली हम आयरन का इंजेक्शन लगाते हैं सो दैट कि वो लीकेज ना हो एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए इसलिए, ठीक है ना? सो ये बहुत बार नॉर्सेट में आ रखा है कि आयरन का इंजेक्शन है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? दैट इज़ द जेट ट्रैक टेक्निक। और एक बार ना ऐसे इमेज दिखा के पूछ रखा था, तो आपको पता होना चाहिए जेट ट्रैक टेक्निक में क्या करते हैं? जेट ट्रैक टेक्निक में ऐसे हम प्रेस करते हैं एंड जेट शेप बनाते हैं एंड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो लीकेज कम होता है एंड प्रॉपर एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है ना? सो ये फायदा होता है जेट ट्रैक टेक्निक का। एंड ये हमारा कोइलोनिचिया है, मतलब स्पून शेप नेल है, सीन इन क्या बोलते हैं? एनीमिया में, ठीक है? उसके बाद और क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, आपको पैरेंटरल या फिर आईवी देने के बाद भी पेशेंट का नॉर्मल नहीं हो रहा है, देन द लास्ट ऑप्शन इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना? सो ओरल दे सकते हैं, पहले तो हम उसको फूड के लिए बोलेंगे, देन ओरल सप्लीमेंट्स, देन हमारा पैरेंटरल सप्लीमेंट, देन लास्ट हमारा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये हमारा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। कॉज पता होना चाहिए आपको। इसमें हमारा माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक हमारे क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा टाइप है दैट इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है। बहुत सिंपल एमसीक्यू आता है, लिटरली बहुत सिंपल एमसीक्यू आता है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का एमसीक्यू आता है। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा है ना कि जो एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेल्स है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। सेल्स बड़ी है बट किसी काम की नहीं है। जो आरबीसी जो है ना वो बहुत बड़ी है बट किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है, हमारे प्रो एरेथ्रोसाइट सेल होते हैं, फिर वो अर्ली में कन्वर्ट होता है, फिर लेट एरेथ्रोसाइट्स होता है, फिर वो रेटिकुलोसाइट्स में होते हैं एंड देन वो मैच्योर आरबीसी बनता है। तो यहाँ पे ये सेल्स
प्रॉपर डिवाइड होती है ना, डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है एंड डिवीजन में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B12 एंड विटामिन B9 चाहिए। अगर ये अगर विटामिन कम होगा तो ये प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो आरबीसी तो मैच्योर ही नहीं हो पाएगा, एंड जब आरबीसी मैच्योर ही नहीं रहेगा तो हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिकली मैच्योर आरबीसी ही तो नीडेड है ना, अदरवाइज तो आरबीसी अपना काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है ना, कि जो आरबीसी है ना वो लार्ज होती है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है इन द बोन मैरो, एंड वो किसी काम की नहीं होती है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जिसको हम सियानोकोबालामाइन भी बोला जाता है, और विटामिन B9 जिसको फोलेट और फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9 which are essential for DNA synthesis and cell division, DNA synthesis ऑफ आरबीसी एंड सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगर विटामिन B12 और विटामिन B9 नहीं रहेगा तो डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा, तो इमेच्योर आरबीसी रहेगा जो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना, इन द आरबीसी प्रोडक्शन। सो ये होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगेन इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? या तो आपने विटामिन B जो B12 और B9 ले नहीं रहे हो, या फिर ले रहे हो तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना, या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रखा है, यही 3 रीजन हो सकते हैं ना। सो क्या हो सकता है? डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन B12 और फोलेट। सो विटामिन B12 का सोर्स क्या क्या होता है? जैसे कि विटामिन B12 ना बेसिकली हमारे मीट और एग वगैरह में मिलता है, तो जो बहुत प्योर वेजिटेरियन जो होते हैं उनको उनको इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है ना। सो प्योर वेजिटेरियन में आपको विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली मीट में, सी फूड में, एग्स में, मिल्क में देखने को मिलता है ना। सो ये हो गया। पुअर एब्जॉर्प्शन, या तो आप ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सीलियक डिजीज हो गया, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। सो देखो बेसिकली ना जो विटामिन B12 है ना, जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, खाना में ऑफकोर्स विटामिन B12 होगा, वो होगा हमारा गया, है ना। गया जैसे ही वो अंदर जाता है तो क्या होता है, जो पराइटल सेल है ना, जो हमारे स्टमक में पराइटल सेल है, वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए किस लिए चाहिए? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इन द आइलियम में। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल आइलियम में होता है, टर्मिनल आइलियम में होता है, एंड इसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? हमें इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेगा विटामिन B12 किसी काम का नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, एंड जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी में जाने का फायदा ही क्या है ना। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो, या फिर गैस्ट्रेक्टमी हो रखी हो, अगर पूरा स्टमक ही रिमूव हो रखा हो, तो ऑफ कोर्स न स्टमक होगा, ना पराइटल सेल्स होंगे, ना इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा, है ना। या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो सकता है ना, ये हो गया। या फिर इंक्रीज नीड लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, ग्रोइंग चाइल्ड, है ना। सो ये हो गया, ये रीजन होता है हमारा फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स सेम ही होगा, लाइक वीकनेस हो गया, टायर्डनेस होगा, डिजीनेस होगा, है ना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारा सिम्टम्स होगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? दैट इज कि यहाँ पे विटामिन B12 की भी कमी है ना, एंड विटामिन B12 माइलिनेशन में भी हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से ना न्यूरोपैथी भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब अनीमिया के साथ साथ पेशेंट ना बोलेगा कि मुझे जैसे टिंगलिंग, नमनेस, खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम होती है, गेट प्रॉब्लम होती है। सो ये सारा प्रॉब्लम भी पेशेंट बताएगा। सो विटामिन B12 के साथ ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या देंगे? ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट बोलेंगे पहले तो लेने के लिए, ठीक है ना। सो विटामिन B12 और विटामिन B9 दैट इज द फॉलिक एसिड का सोर्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक न्यूट्रिशन से जो MCQ आता है वो इस तरीके का ही आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉलेट में लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ऑरेंज, पीनट्स, एवोकेडो, है ना, जैगरी, ये सारा पेशेंट को हमें एजुकेट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर सप्लीमेंट से अगर नहीं होगा तो अगर डाइट से नहीं होगा तो हम पेशेंट को सप्लीमेंट देंगे। सप्लीमेंट में हम विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है, दैट इज मिथाइल कोबालामाइन और सियानोकोबालामाइन का हम इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, एंड फॉलिक एसिड की हम पेशेंट को टैबलेट देंगे, ठीक है ना। सो ये होता है हमारा ट्रीटमेंट फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट। उसके बाद है थर्ड टाइप, दैट इज द परनीसियस एनीमिया।
सो परनीसियस क्या है, देखो आपने मेगालोब्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा कि विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों की कमी वहां पे हो रही थी, बट इन परनीसियस अनीमिया में क्या होगा, ओनली विटामिन B12 की कमी होगी। सो परनीसियस अनीमिया क्या होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 की कमी होगी तो अगेन क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस, प्रॉपर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी एंड सेल का प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा, तो अगेन जो सेल्स क्या होगी, मेगालोब्लास्ट होगा, माइक्रोसिटिक होगा। सो परनीसियस अनीमिया इज ऑल्सो माइक्रोसिटिक अनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो माइक्रोसिटिक अनीमिया है। एंड विटामिन B12 की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि विटामिन B12 ना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एंड अभी मैंने बताया विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। अब या तो क्या हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है, एंड ऑटो इम्यून की वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को ही डिस्ट्रक्ट कर रही है, या फिर जो पैराइटल सेल है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, इसको ही डिस्ट्रक्ट कर रही है ना, या तो पैराइटल सेल को डिस्ट्रक्ट कर रही है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रक्ट कर रही है। सो ये है नहीं, बिकॉज ऑफ दैट विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है इलियम में, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, परनीसियस अनीमिया देखने को मिलता है। सो इट इज द ऑटो इम्यून कंडीशन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। सो परनीसियस अनीमिया क्या है, इट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन that prevent the absorption of vitamin B12 from GIT due to lack of intrinsic factor और due to atrophic gastritis की वजह से, ठीक है ना। सो ये हमारा परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, बेसिकली इसका क्लिनिकल फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ना इसमें आपको ऐसे बीफी रेड टंग देखने को मिलता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना। सो इसमें भी, हाँ इसमें भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी ये बीफी रेड टंग एकदम रेड कलर का, मैं यहाँ पे इमेज डालना भूल गई हूँ, प्लीज इसका इमेज जरूर देखना, हो सकता है कि नॉर्सेट में इमेज से भी पूछ सकते हैं। सो एकदम रेड कलर का टंग देखने को मिलता है, बीफी रेड टंग होता है। पॉजिटिव रोम्बक टेस्ट मतलब बैलेंस में प्रॉब्लम होगा, बैलेंस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगा, एंड न्यूरोपैथी वाला साइन होगा क्योंकि विटामिन B12 कम है। सो लाइक कंफ्यूजन, न्यूरोपैथी, टिंगलिंग, नमनेस, है ना, डिमेंशिया, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। जीआईटी में भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग हो गया, हार्ट बर्न हो गया, अगर गैस्ट्राइटिस है तो, है ना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो गया, ये सारे प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा अगर गैस्ट्राइटिस है तो, ठीक है ना। सो ये हमारा परनीसियस एनीमिया हो गया, बहुत सिंपल, यही एग्जाम में बेसिकली पूछेंगे तो आपको ये एकदम टू द पॉइंट चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप इज एप्लास्टिक अनीमिया। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मैच्योरेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पा रहा था, आयरन की कमी थी तो हीम नहीं बन पा रहा था, ये सारी चीजें पढ़ा था, ठीक है ना। बट एप्लास्टिक अनीमिया में क्या हो रहा है ना कि रूट में ही प्रॉब्लम है, रूट में ही प्रॉब्लम है इन द सेंस कि कहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, रेड बोन मैरो में ही हो रही थी, है ना, रेड बोन मैरो में हो रही थी। सो रेड बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है, रूट में ही प्रॉब्लम है, अब वहीं पे प्रॉब्लम है तो वहीं से ही आरबीसी बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। सो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, ड्यू टू बोन मैरो डिसऑर्डर, बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो ही नहीं बना पा रहा है, क्या, सेल्स। अब यहाँ पे सिर्फ आरबीसी ही कम नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि बोन मैरो में तो सारे सेल्स बन रहे हैं, आरबीसी भी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी भी बन रहा है और प्लेटलेट्स भी बन रहा है। सो बोन मैरो फेलियर हो चुका है, बोन मैरो डिसऑर्डर हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड ही फॉर्म नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी फॉर्म नहीं हो रहा है, आरबीसी फॉर्म नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स भी फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया, मतलब कि सब कुछ कब रहेगा, पैनसाइटोपिनिया, आरबीसी भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, डब्ल्यूबीसी कम है तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, आरबीसी कम है तो उसकी वजह से वो वीकनेस, टायर्डनेस वगैरह तो दिखेगा ही दिखेगा, एंड प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग हो सकता है पेशेंट को, आपको ऐसे परप्यूरा, पिटीके, ब्रूजिंग, गम से ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग दिखेगा आपको पेशेंट का, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन एप्लास्टिक अनीमिया में, ठीक है ना। सो ड्यू टू बोन मैरो डिसऑर्डर और सप्रेशन लीड्स टू डिक्रीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो इसमें ल्यूकोसाइट्स भी कम होगा, एरिथ्रोसाइट्स भी कम होगा, प्लेटलेट्स भी कम होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, इट इज नोन एज पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। सो आपको ब्रूजिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, परप्यूरा, पिटीके, ओरल थ्रस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, मैंने बता दिया, डब्ल्यूबीसी की वजह से ओरल थ्रस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से परप्यूरा, पिटीके, ब्रूजिंग, गम ब्लीडिंग, है ना, एंड आरबीसी कम की वजह से वीकनेस,
फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, खुद की बॉडी ही बोन मैरो को डिस्टर्ब कर रही है, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर किसी पेशेंट को कैंसर हो रखा था, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम उसको रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी दे रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ डैट हो सकता है। ठीक है ना, सो इसमें बेसिकली जो हम डायग्नोसिस करते हैं ना, वो बोन मैरो एस्पिरेशन करके कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होती है ना। सो बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं एंड देन हम उसमें हम चेक करते हैं। ठीक है ना, सो दैट इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। ए प्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा? सो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर हम सपोर्टिव की बात करें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, जस्ट सपोर्ट करेगा। तो सपोर्टिव में हम क्या देंगे? ऑफ कोर्स इसमें आरबीसी भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है, तो हम ये तीनों चीज देंगे बाहर से, है ना। तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर दिया, या तो हम इरेथ्रोपॉइड दे रहे हैं, है ना, ईपीओ इरेथ्रोपोइटिन दे रहे हैं। ईपीओ क्या करता है? इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है ना, या फिर हम जीसीएसएफ देंगे, दैट इज द ग्रेनुलोसाइड क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, है ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम है इसलिए। तो ये हम दे सकते हैं एज अ सपोर्टिव थेरेपी। कैसे? सपोर्टिव, सपोर्ट करने के लिए। ये लाइक परमानेंट इलाज नहीं हो रहा है, जस्ट हम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा क्योर कर रहे हैं पेशेंट को, है ना, थोड़ा सा सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए सारे चीज दे रहे हैं। ठीक है ना, बट अगर कंफर्मेटरी बोले, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोले, डेफिनेटिव मैनेजमेंट बोले, तो दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज द क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ठीक है ना, उसके अलावा अगर ऑटो इम्यून है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में लाइक एंटी थाइमोटिक ग्लोब्यूलिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, ये सारे ड्रग्स भी देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए प्लास्टिक अनीमिया, जिसमें सब कुछ कम रहेगा, सारे से के सारे सेल्स कम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारा लास्ट है, दैट इज द हीमोलाइटिक अनीमिया। तो अभी तक हमने जितने भी अनीमिया पढ़ा, सब में क्या था कि कहीं रूट में ही प्रॉब्लम था, वो रूट से ही नहीं बन पा रहा था, रूट लाइक बोन मैरो में ही प्रॉब्लम था, या बोन मैरो से तो निकल चुका था, फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, बट आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम था, है ना। बट हीमोलाइटिक में क्या था कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, है ना। प्रोडक्शन इतना हो रहा है, डिस्ट्रक्शन इतना हो रहा है, तो आप खुद सोचो, ये ज्यादा है ना, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा? अनीमिया ही तो देखने को मिलेगा, कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सो ओवरऑल क्या हो रहा है? अनीमिया हो रहा है। सो दैट इज द हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब कि आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन कितना है? आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन है 120 डेज। सो आरबीसी ना 120 दिन से पहले ही वो मर जा रहा है, 120 दिन से पहले ही मर जा रहा है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है ना, सो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? इट इज द आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड और रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पेन, बिफोर 120 डेज से पहले ही वो डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है ना, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनीमिया है। ठीक है, सो excessive premature destruction of RBC in the hemolytic anemia, hemolysis नाम से ही पता चल रहा है, हीम का लाइसिस होता जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है? या तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में थोड़ा सा भी लाइक अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? जो आरबीसी है ना, आरबीसी सिकल शेप में हो जाएगा, सिकल शेप में हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा इन द ब्लड वेसल्स पे, एंड जिसकी वजह से क्या होगा? फिर ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सो टाइम से पहले ही खत्म हो गए। ठीक है ना, ऐसे ही थैलेसीमिया में क्या होगा? थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि जो थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि ये भी, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है कि पहले ही डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, टाइम से पहले ही डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है ना, दैट इज अ थैलेसीमिया। और हमारा G6PD डेफिशिएंसी क्या है? दैट इज द काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव, कुछ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी में, लाइक कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हमने फूड लिया है, कुछ ड्रग्स लिया है, सो ये काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करके रखता है। सो G6PD क्या है? काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव है ना, बट ये प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया, सो पहले ही क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, स्फीरोसाइट्स हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया, या फिर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो रखा है ना, मैकेनिकल हीमोलाइटिक लाइक इन DIC, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि टाइम से पहले ही आरबीसी का डिस्ट्रॉयमेंट हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है ना, सो इसमें इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट क्या याद रखना है? जैसे हमने इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या याद रखा ए प्लास्टिक में, कि सारे के सारे कम हो रहे, तो आपको इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, ब्रूजिंग, परप्यूरा, पिटिकिया भी देखने को मिलेगा। पर DCS एनीमिया में और हमने
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या देखा कि आपको साथ ही साथ आपको न्यूरोपैथी वाले साइन भी देखेंगे, बिफी टंग, एकदम रेड बिफी टंग भी देखने को मिलेगा। सो ये कुछ अलग-अलग सिम्पटम्स है जो कि पर्टिकुलर एनीमिया में देखने को मिलता है ना। ऐसे ही हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो रहा है कि आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन में डिस्ट्रक्ट होगा और हीम बेसिकली क्या होगा, बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा एंड बिलिरुबिन बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो हीमोलाइटिक एनीमिया में ना बेसिकली आपको जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा क्योंकि इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग क्या है कि जो डिस्ट्रक्शन बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, इन द लीवर एंड इन द स्प्लीन में हो रहा है। सो स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा। सो स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगाली भी देखने को मिलेगा। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो जॉन्डिस हो गया, हीमोग्लोबिनोरिया हो गया, डार्क कलर यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एंड स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट आपको जो कॉज है उसको ट्रीट करना होगा, है ना, कॉज को ट्रीट करना होगा। उसके अलावा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हो, ब्लड की ही कमी हो रही है ना, सो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो एंड स्प्लीन को ही रिमूव कर सकते हो क्योंकि स्प्लीन में ही बेसिकली, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड, है ना, ग्रेवयार्ड है वो। सो स्प्लीन को ही रिमूव कर दो, है ना। इन सम केसेस में हम क्या करते हैं, स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, लाइक स्प्लीनेक्टोमी हो जाती है। एंड अगर ऑटो इम्यून है तो हम इम्यूनो सप्रेशन भी दिया जाता है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। एंड अगर हम सिम्टम्स बोले सिंपल बातें में कि एनीमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वही सिंपल टायर्डनेस हो गया, वीकनेस हो गया, पेलनेस हो गया, पैलर स्किन होगा, है ना। तो बेसिकली जो पैलर है, पेलनेस हम कहाँ कहाँ देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में देखेंगे और हम पाम में देखेंगे। स्किन में बेसिकली इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता है क्योंकि स्किन का कलर सबका अलग अलग होता है ना, कोई डार्क कलर भी होते हैं। तो बेसिकली हम पाम में देखते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में देखते हैं हम पेलनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। पाम में नेल बेड पे हो गया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली हम पेलनेस देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा फटीग, फेंटनेस, डिजीनेस, है ना, कॉइलोनीचिया हो गया, प्रिटल नेल्स हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। एंड पैल्पिटेशन, क्योंकि ब्लड कम है, कम हार्ट को जाएगा, सो हार्ट में लाइक ऐसे पैल्पिटेशन, रैपिड हार्ट रेट होगा, चेस्ट पेन होगा, है ना। हार्ट जो हार्ट है वो ज्यादा अपना लाइक अपना पूरा जोर लगा रही है, सो हार्ट फेलियर या फिर लार्ज हार्ट भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे अनीमिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में वही सारे लाइक हीमोग्लोबिन, आरबीसी, हिमेटोक्रिट, जो कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम एमसीवी लाइक मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम बेसिकली देखते हैं, एमसीएच देखते हैं जिसमें हमें साइज, कलर वगैरह पूरा प्रॉपर दिखता है, ठीक है ना। सो ये सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं एनीमिया के। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमोलाइटिक एनीमिया में बेसिकली क्या हो रहा है, क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, परनीसियस एनीमिया में क्या होगा, तो ये आपको बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किस चीज की कमी होती है ना, उसके क्या क्या सोर्स होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो यही बेसिकली बार बार एग्जाम में इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आता है, ठीक है। ये जो लेवल है WHO कट ऑफ है, दैट इज लेस देन 11, मैन में अगर लेस देन 13 होगा, वुमेन में लेस देन 12 होगा, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 11 होगा। सो ये कट ऑफ आपको पता होना चाहिए एंड ये नॉर्मल वैल्यूज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।